इसके अंदर हमारे पास अब ऑल्टरनेटिव मेथड है, वी शैल यूज़ रिजल्ट 7, 8, 9, 10। अब हम जो है वो इसी एग्जांपल को जो है वो ऑल्टरनेटिव वे से करेंगे। ऑल्टरनेटिव वे को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। उसके अंदर क्या था कि हम सी नॉट को जो है वो 1 के इक्वल रखते थे। सी पी का आपके पास फॉर्मूला था जो कि बी पी -1 इंटू एस कॉमा एस के इक्वल था। और इसी तरह से जो आपके पास बी नॉट था वो आप के ऑफ एक्स मतलब कर्नल के ही इक्वल रखते थे। और साथ में अगर आपने बी पी ऑफ एक्स टी फाइंड करना है तो उसके लिए ये सी पी यूज़ होता था। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले सी नॉट को 1 करेंगे, फिर सी पी फाइंड करने के लिए आप जो है वो बी नॉट मतलब कर्नल को यूज़ करेंगे। C1 फाइंड करने के लिए फिर C1 को यूज़ करेंगे इसके अंदर, देन आप B1 फाइंड करेंगे, अगेन B1 को यूज़ करेंगे इसके अंदर C2 फाइंड करने के लिए, राइट। फिर C2 को यूज़ करेंगे इसमें, तो ये एक चेन चलती जाएगी, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। ये सी नॉट आपके पास 1 है, तो बी बी नॉट ऑफ एक्स टी जो है वो आपके पास कर्नल के इक्वल है, जैसे अकॉर्डिंग टू प्रीवियस मैंने अभी बताया आपको। तो कर्नल आपके पास था प्रीवियस एग्जांपल में एक्स ई रेज टू द पावर टी, तो ये हमने बी नॉट ऑफ एक्स के इक्वल रख लिया। अब इसी तरह अगर हमने सी वन फाइंड करना है तो आपने वो फॉर्मूला यूज़ किया, उसके अंदर क्या किया, वो था सी पी इज इक्वल्स टू ए टू बी बी पी -1। तो सी पी आपने पी 1 रखा तो पी -1 जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। बी नॉट ऑफ एस एस आ जाएगा। अब इसका मतलब है जो भी इसके अंदर वैल्यू होगी वो इन टर्म्स ऑफ एस यूज़ होगी। तो अब देखें ये हमारा जो कर्नल था ये एक्स ई रेज टू द पावर टी में था, क्यों, क्योंकि इसमें एक्स और टी थे। तो इसी तरह यहाँ पे एस एस हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एस ई रेज टू द पावर एस में। अब ये आपके पास दो फंक्शंस हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है तो आप बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन फाइंड करोगे। और ये इंटीग्रेशन सेम लाइक दिस इंटीग्रेशन है, बस वेरिएबल्स चेंज है ये वाली। ओके, तो इसका आंसर आपके पास 1 आ गया, राइट। अब ये सी नॉट तो हमने पहले से ही लेट कर लिया था कि ये 1 है अकॉर्डिंग टू दिस ऑल्टरनेटिव वे, और C1 आपके पास ऑल्सो 1 आ गया। अब C1 को यूज़ करेंगे हम B1 फाइंड करने के लिए। तो सी इसका फॉर्मूला क्या था, ये आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ है इसका, दैट इज बी पी ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू सी पी के ऑफ एक्स टी माइनस पी टाइम्स इंटीग्रेशन ए टू बी के ऑफ एक्स जी पी पी माइनस वन। कैसे है? सॉरी, तीनों कैसे है? कौन सा पूछ रहे हैं। C01 कैसे आया ये मतलब सी पूछ नॉट रही हूँ। 1 कैसे है, ये देखे ना, ऑल्टरनेटिव वे के अंदर हमने ये सपोज कर लिया था स्टार्टिंग पे कि यहाँ पे हम जो है वो सी नॉट को 1 रखेंगे, राइट। तो ये ऑल्टरनेटिव वे का हमारे पास जो था, ये सबसे पहली सपोजिशन थी कि सी नॉट जो है वो आपने 1 लेके उसके बाद आगे मूव करना है, ठीक है। तो उसके बाद देखें कि आपके पास जो है वो C1 अब फाइंड करेंगे। तो C1 आपके पास आ गया था B1 के लिए। अब आपने फॉर्मूले के अंदर जो है वो P को रिप्लेस कर दिया 1 के साथ, तो ये बन जाएगा C1 K ऑफ एक्स टी माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 K ऑफ एक्स जी P नॉट ऑफ एक्स टी। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे C1 की क्या वैल्यू आई है, 1। K ऑफ एक्स टी की वैल्यू क्या है, वो जो कर्नल थी दैट इज एक्स ई रेज टू द पावर टी, माइनस एज इट इज आ गया, इंटीग्रेशन एज इट इज आ गया, K ऑफ एक्स जी अब कर्नल ही है लेकिन इन द टर्म्स ऑफ एक्स एंड जी, तो वो ये आ जाएगा। अगेन बी नॉट ऑफ जी टी किसके इक्वल आ जाएगा, बी नॉट ऑफ एक्स टी जो है वो आपके पास एक्स ई रेज टू द पावर टी के इक्वल है। और अगर जी टी की फाइंड करेंगे तो वो जी ई रेज टू द पावर टी के इक्वल आ जाएगा। तो ये आपके पास एक छोटी सी एक्सप्रेशन बन गई। इसमें देखो हम इंटीग्रेशन यूज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू जी, तो इसका मतलब है ये जो टर्म है ये एक्स ई रेज टू द पावर टी, और यहाँ पे x ये वाला और e रेज टू द पावर t ये वाला, ये दोनों एज ए कांस्टेंट ट्रीट होंगे और ये बाहर आ जाएंगे। और पीछे क्या बच जाएगा, ये इंटीग्रेशन। अब इस इंटीग्रेशन को हमने बाय पार्ट सॉल्व किया अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस। ये देखो सेम इंटीग्रेशन है लेकिन सिर्फ वेरिएबल्स डिफरेंट हैं और इसकी लिमिट्स भी सेम है, तो इसका आंसर 1 आएगा। तो इसका मतलब है ये 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स ई रेज टू द पावर टी आ जाएगा। तो ये एक्स ई रेज टू द पावर टी माइनस एक्स ई रेज टू द पावर टी, तो आंसर आपके पास 0। इसका मतलब B1 आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है।
नहीं है। ओके। उसके बाद नेक्स्ट देखें आप, आपका जो B1 है ये बेसिकली C2 को C2 को फाइंड करने के लिए यूज होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे P की जगह पे 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे B1 2 - 1 दैट इज B1। अब देखो B1 आपके पास 0 आ गया है, तो इट मीन्स दैट कि अगर आप C2 फाइंड करोगे तो उसके अंदर B1 यूज होगा, तो B1 आपका 0 है तो इसका मतलब C2 भी 0 हो जाएगा, राइट। इसी तरह अगर आप जो है वो C2 को यूज करोगे, अब देखो B2 फाइंड करने के लिए आपने फिर से C2 को यूज किया, तो जैसे मैंने बताया था चेन चल रही है, तो C2 k ऑफ एक्स टी माइनस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to 1 k ऑफ एक्स जी B1। अब B1 की वजह से ये सारा इंटीग्रल 0 हो गया। अब यहाँ पे C2 आपके पास 0 था तो ये सारा भी 0 हो गया, इसका मतलब B2 भी आपके पास क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है। इट मीन्स नहीं दैट कि वहाँ पे हमने प्रिडिक्ट किया था कि इस वैल्यू के बाद हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो ज़ीरो हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे हमें शो हो रहा है कि अगर आप B2 ज़ीरो हो गई है तो वो C2 के अंदर पुट करेंगे तो वो भी ज़ीरो हो जाएगा, C2 ज़ीरो है तो वो आगे अगर आप B3 फाइंड करने के लिए पुट करेंगे तो वो भी ज़ीरो हो जाएगा। तो इस तरह से अगली सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं टिल BM CM वो सारी की सारी ज़ीरो हो जाएंगी। तो अभी क्लास का टाइम जो है वो ख़त्म हो रहा है, दोबारा ज्वाइन करते हैं। तो हमने यहाँ तक कर लिया था कि हम जो है वो B2 को फाइंड किया था हमने यूजिंग C2, राइट। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पैटर्न लिखा है और ये पैटर्न जो है इस तरह से है कि C0 हमने 1 रखा था, सपोज किया था। फिर C1 हमने फाइंड किया था यूजिंग B0, और B0 क्या था, हमारा कर्नल था। फिर हमने B1 फाइंड करने के लिए ये C1 वैल्यू यूज़ की थी। फिर C2 फाइंड करने के लिए फिर हमने ये B1 यूज़ किया। फिर B2 फाइंड करने के लिए फिर हमने यहाँ पे C2 फाइंड किया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो है ये C2 जो है वो भी आपके पास ज़ीरो निकल आया, और जो B2 है वो भी आपके पास ज़ीरो निकल आया। अब इट मीन्स दैट कि ये भी टर्म ज़ीरो हो गई, ये भी टर्म ज़ीरो हो गई। अगर ये दोनों टर्म ज़ीरो हो गई हैं तो देखें कि हमारे पास आगे जितनी भी टर्म्स आएंगी, फॉर एग्जांपल C3 आएगा, उसमें यूज़ होगा क्या, B2। तो B2 तो हमारे पास ज़ीरो है तो वो C3 भी ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह अगर हमने B3 फाइंड करना है तो उसके लिए C3 यूज़ होगा, तो C3 हमारे पास अभी ज़ीरो निकला है। तो इट मीन्स दैट कि इससे आगे जितनी भी सारी की सारी टर्म्स आएंगी वो सारी की सारी ज़ीरो हो जाएंगी। ऊपर हम डिटर्मिनेंट के अंदर वो 2-3 वैल्यू के बाद खुद से ज्यूम कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सॉलिड लॉजिक है कि हमारे पास किस तरह से ये आगे वाली सारी वैल्यूज ज़ीरो हो जाती हैं। ओके। तो जो इस मेथड का और प्रीवियस मेथड का जो बेसिक फ़र्क है वो यही है कि हम जो बी एम मीन्स B1 B2 B3 या C1 C2 C3 इनकी वैल्यूज़ डिफरेंट तरीके से निकालते हैं। यहाँ पे ये फार्मूलाज यूज़ करके एक चेन से निकालते हैं, वहाँ पे हम डिटर्मिनेंट से निकालते हैं, राइट। बाकी उसके बाद करना वही है जैसे वो प्रीवियस मेथड के अंदर किया था, कि अब आपके पास जो है वो सी सीज की वैल्यूज़ भी आ गई, बीज की वैल्यूज़ भी आ गई। आपने क्या किया, इसकी जो आपके पास थी सीरीज़ उसको एक्सपेंड किया, उसके अंदर वैल्यूज़ पुट की। जो डी लेमडा की सीरीज़ थी उसको एक्सपेंड किया, उसके अंदर वैल्यूज़ पुट की। आगे वो सारे का सारा प्रोसीजर सेम है, तो आंसर इसके ज़रिए से फिर वही आ जाएगा। ओके। अब ये थी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 2 के अंदर देखें लिखा हुआ है यूजिंग फ्रेडहोम डिटर्मिनेंट फाइंड द रिजॉल्वेंट कर्नल। एग्जाम्पल 1 के अंदर कोई इशू तो नहीं है अब मेथड 2 को यूज करते हुए। नहीं है, आप कंटिन्यू ओके। रखिए। तो अभी एग्जाम्पल 2 है यूजिंग फ्रेडहोम इंटेग्रल फ्रेडहोम डिटर्मिनेंट फाइंड द रिजॉल्वेंट कर्नल ऑफ द इंटेग्रल इक्वेशन y of x is equals to f(x) plus lambda times 0 to 1 x e raised to the power t f y of t। अब ये आपके पास गिवन है, और बी पार्ट के अंदर कहता है एक्सप्लेन द मेथड ऑफ द फ्रेडहोम डिटर्मिनेंट फॉर द सॉल्यूशन ऑफ फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन एंड हेंस सॉल्व द इंटीग्रल इक्वेशन। तो ये आपके पास गिवन इक्वेशन दी हुई है, इसको आपने एज इट इज लिख लिया। दैट इज ये आपके पास अब f ऑफ x की वैल्यू जो है उसने यहाँ पे e रेज टू द पावर माइनस